हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो देखिए, अभी मैंने आपके लिए सबसे पहले मैथ्स का 12th बोर्ड्स के लिए मैथ्स का जो थ्योरम्स है वो पूरा सीरीज में लाया हूँ, चैप्टर वाइज लाके आपके लिए दिया मैंने। और आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे मैथ्स थ्योरम्स अगर आप देखेंगे वहाँ पे है, चैप्टर वाइज मैंने रखा है। टोटल पार्ट 1 में 3 चैप्टर्स है और पार्ट 2 में 3 चैप्टर, टोटल 6 चैप्टर है। उसमें मैंने सब थ्योरम जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं सब मैंने कवर किया है। आप उसको देखिए, उसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आपको जो 15 मार्क्स चाहिए वो मिल जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में थ्योरम्स का। अब मैं एक नया सीरीज चालू कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए, जो फिजिक्स वाले हैं, जिनको फिजिक्स से थोड़ा डर लगता है, उनके लिए मैं चालू कर रहा हूँ। और सीरीज है फिजिक्स डेरिवेशंस। ये प्योरली सिर्फ डेरिवेशंस होगा, चैप्टर वाइज। तो आज मैं आपके सामने ला रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, रोटेशनल डायनामिक्स। अब देखिए, कोशिश करूंगा जितना ज्यादा मैं मेरे से हो सके आपके लिए चैप्टर्स के डेरिवेशंस डेफिनेटली लाता हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला डेरिवेशन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक अभी मैं हर बार ये जो ब्लू में लिखा रहेगा ना, वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर रहेगा, वो आप रेफर देख सकते हैं जाके टेक्स्ट बुक में। लेकिन मुझे एक और बात इधर बतानी है आपको डेरिवेशन लिखने से पहले, कि वो लोग नहीं चाहते बोर्ड एग्जामिनर्स कि आप बहुत ज्यादा थ्योरी लिखें। टेक्स्ट बुक में जो थ्योरी लिखी रहती है ना, वो एक्सप्लेनेशन के हिसाब से लिखी रहती है, हमको उतना सब नहीं लिखना है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूं थ्योरी कितना लिखना है हर एक में, जितना हो सकेगा। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप एक बार टेक्स्ट बुक देखिए, और अगर टेक्स्ट बुक का सब पूरा का पूरा थ्योरी, वो जो एक्सप्लेनेशन सब लिखने की जरूरत नहीं है। मेन इक्वेशंस होते हैं, फोर्सेस जो होते हैं, कोई इक्वेशन जब फॉर्म में जो बनाने रहते हैं, वही कोशिश करूंगा मैं आपको बताने की कितना लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट फिजिक्स का डेरिवेशंस का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपके लिए। पहला डेरिवेशन क्वेश्चन है, derive expression for maximum speed of a vehicle moving along a horizontal circular road। अब देखिए, ये एक्चुअल आपको डायग्राम ड्रॉ करना है एग्जाम में, ये वाला। देखिए, मैं और आपको डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, जो आपको ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए। देखिए, ये ऐसा होता है आपका सर्कुलर रोड, और यहाँ पे आपका होता है व्हीकल, ठीक है, व्हीकल ये है, और ये व्हीकल मूव कर रहा है अलोंग सर्कुलर रोड। यहाँ पे इसका सेंटर रहेगा, और इस सर्कुलर, ये सर्कल होगा ना, तो इसका कुछ रेडियस आर रहेगा। ये बेसिक ऐसा रहता है कुछ सर्कुलर ट्रैक या सर्कुलर रोड। हमको ये पता करना है कि कितना होगा इसका मैक्सिमम स्पीड। कोई भी व्हीकल अगर मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए। मैक्सिमम स्पीड की क्यों बात करते हैं हम लोग, क्योंकि अगर मैक्सिमम स्पीड से आगे चला जाएगा ना गाड़ी, तो वो स्किड होने का फुल चांस है। स्किड, टॉपल समझते हैं ना, टॉपल, टम्बलिंग, वो हो जाता है ना। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सब, आप बोलेंगे कि इस समय इतना ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन, इससे क्या क्या होता है पता है, हमको समझने में आ जाता है, फिर चीजें आसान हो जाती है समझने में। हम जब चीजों को समझ जाए ना, तो फिर उसको लिखने में बहुत आसानी हो जाती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं कोशिश करूंगा थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी करूं, तो इसलिए मैक्सिमम स्पीड की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। चलिए, तो ये आप सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। अब आप क्या बोलेंगे, मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ जो आप लिखेंगे एग्जाम में आपके लिए। आप बोलेंगे, द फिगर शोज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ व्हीकल मूविंग, of a vehicle of mass m moving along a horizontal circular track of radius r। ठीक, याद करें। देखिए, वर्टिकल सेक्शन क्यों, देखिए व्हीकल तो ऐसे मूव हो रही है, लेकिन हम उसको अगर सामने से सब काटेंगे, सामने से सब कट करके सामने से देखेंगे, तो हमको कुछ ये दिखेगा, ठीक है। तो ये आपने बता दिया एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट बात होती है फोर्सेस की, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, फोर्सेस की बात करेंगे। फोर्सेस मैं लिख रहा हूं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल। अब व्हीकल तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम उसको पार्टिकल समझते, तो मैं लिख देता हूं, फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन व्हीकल कंसिडर्ड एज अ पार्टिकल, ठीक है। सो फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ व्हीकल
which is considered as a particle. अभी सबसे पहला फोर्स देखिए मैंने यहाँ डायग्राम में ड्रॉ किया हुआ है, मैं लिखूंगा। सबसे पहला फोर्स इसका जो मास होगा तो उसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड्स। तो पहला फोर्स है वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये आपका पहला फोर्स होगा। दूसरा फोर्स आप बोलेंगे अभी आपका बॉडी जो है वर्टिकल तो मोशन में है नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में। तो इसको एक नॉर्मल रिएक्शन, वेट के हमेशा एक नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस को जो वेट अगर सरफेस पे एक्ट हो रहा है वेट तो उसको एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा सरफेस से। अब ये क्या करेगा, वेट mg को बैलेंस करेगा क्योंकि वर्टिकल मोशन तो है नहीं। तो सेकंड फोर्स लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन n which balances the weight mg। ये n के बारे में बोला। एक और फोर्स है, देखिए सर्कुलर मोशन के लिए अगर सर्कुलर ट्रैक पे बॉडी को मूव करना है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स जिसके बिना बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव नहीं कर सकती वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड द सेंटर। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे एरो दिखाया है एंड दैट इज Fs, इट इज फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तीसरा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन between the tires of vehicle and road, between the tires of vehicle and road, ठीक है। this acts in order to prevent, ये क्या काम करता है, prevent the vehicle from skidding, skid करने से इसको prevent करता है। Also since it acts towards the center C, it implies it is the centripetal force। यही है centripetal force। इस मोशन के लिए, इस सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसकी वजह से व्हीकल गोल घूम पाता है वो है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये आपका सेकंड पार्ट हुआ जहां पे आपने सब फोर्सेस के बारे में लिखा। अब हम बैलेंसिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग फोर्सेस, अब ध्यान दीजिएगा। तो बैलेंसिंग फोर्सेस में क्या होगा, पहला वाला होगा आपका, मैं लिखता हूं Fs, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन Fs। Fs इज द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी नॉन इनर्शियल फ्रेम, आप जानते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि नहीं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंसिंग द सेंट्रीफ्यूगल। अगर बॉडी टॉपल नहीं हो रही है मतलब इट इज बैलेंसिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ पुल करता है, जानते हैं ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम लोग सूडो फोर्स भी बोलते हैं। सो Fs इज इक्वल टू mv²/r, ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। एंड एक तो दूसरा तो मैंने बोला है द नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू mg। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स डिवाइड इट। Fs अपॉन n इज इक्वल टू mv²/r और mg नीचे आ जाएगा तो m और m कट जाएगा, तो Fs अपॉन n इज इक्वल टू v²/rg। ठीक, आगे अब आप क्या बोलेंगे, r फॉर अ गिवन ट्रैक। जिस ट्रैक को आपको बात हो रही है उसमें r तो भाई कांस्टेंट रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, रेडियस थोड़ी चेंज होने वाला है। तो r तो भाई कांस्टेंट है, r इज कांस्टेंट, g तो कांस्टेंट है, n is equal to mg is also constant, वो भी कांस्टेंट है क्योंकि मास थोड़ी चेंज हो रहा है व्हीकल। तो एक जो टर्म है जो चेंज हो सकता है वो है स्पीड, वेलोसिटी, वही चेंज हो सकती है ना। तो उसी को हम चेंज कर सकते हैं, बड़ा या घटा। तो हम क्या बोलेंगे, सो
इफ स्पीड v इंक्रीजेस, वही चेंज हो सकता है। अगर स्पीड v इंक्रीज हुआ तो fs will also increase। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन बट fs has an upper limit। fs का अपना भाई एक लिमिट है, वो कुछ भी नहीं तक, मैं कहीं तक भी नहीं जा सकता। आप स्पीड बढ़ाते जाओगे और बोलेंगे नहीं fs बढ़ता नहीं भाई, उसका एक लिमिट है। क्या लिमिट है उसका? एक fs लिमिट है, fs maximum, it is mu s into n। what is mu s? लास्ट ईयर पढ़ा है mu s, coefficient of static friction। तो ये मैक्सिमम है, तो हम लोग को मैक्सिमम की बात करें तो सब्स्टिट्यूट करो। therefore fs max, मैं इसकी बात कर रहा हूं, अपॉन n। जैसे आपका फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम हो गया, आपका स्पीड भी मैक्सिमम, मतलब आप उसके ऊपर आप स्पीड नहीं ले जा सकते। याद रखिए, उसके ऊपर स्पीड नहीं ले जा सकते ना। fs max हमने बोला इट इज हाउ मच, mu s into n upon n is equal to v max square upon rg। n और n कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, mu s into rg is equal to v max square root। so v max is equal to root of mu s rg। हाँ, ये डेरिवेशन है, 3 मार्क 4 मार्क जैसा एग्जामिनर पूछे। मतलब किसी गाड़ी को मैक्सिमम स्पीड से अगर सर्कुलर ट्रैक पे मूव करना है तो इससे ज्यादा वो स्पीड नहीं ले सकती, नहीं तो क्या हो जाएगा, गाड़ी पलटी मार देगी, स्किड हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी बाहर की तरफ, है कि नहीं? ये डेरिवेशन है। टेक्स्ट बुक में मैं बोलना चाहूंगा, उन लोग ने यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज किया, mr ओमेगा स्क्वायर। देखिए वो फॉर्मूला कब यूज होता है पता है? ऐसे मोशन में जो पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। तो इस जगह पे वो फॉर्मूला यूज की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट में यूज किया लेकिन मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत है, इसलिए मैंने नहीं यूज किया, है ना। एक चीज से तो थोड़ा छुटकारा मिले आपको। तो मेरे ख्याल से अगर इतना भी लिखेंगे तो भी आपको 3 मार्क मिलेगा विद द डायग्राम। ठीक, चले चलते हैं सेकंड वाले डेरिवेशन पे। तो आज भी का सेकंड डेरिवेशन, वेल ऑफ डेथ। सुना होगा आपने वेल ऑफ डेथ? एक मौत का कुआं बोलते हैं, सिलिंड्रिकल वॉल होता है, अंदर वो लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, ऐसा गोल 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 गोल, आपने देखा होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड। अभी देखिए यहाँ पे वर्ड है मिनिमम। अब इसके पहले हमने जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक किया था उसमें मैक्सिमम था, इसमें मिनिमम है। ये सब वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने का। मतलब इसमें कम से कम इतनी स्पीड से चलाने का, इससे कम चलाएगा तो गिर जाएगा वो। और हॉरिजॉन्टल ट्रैक इसके पहले वाले में मैक्सिमम स्पीड था, उससे ज्यादा नहीं चला सकता है, तो वो पलटी मार देगा। ये सब टर्म से ध्यान रखने का, ठीक है। चलिए अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग जैसे मैंने बोला, हम लोग बोलेंगे द फिगर शोज a cylindrical wall of radius r in which the vehicle is moving in horizontal circles, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं स्टंट्स। इसको जो वर्ड है ना, इसको स्टंट बोलते हैं। ठीक, ये इतना ही लिखने का फर्स्ट पार्ट का डायग्राम तो बना। फिर हम लोग किसकी बात करते हैं? फोर्सेस एक्टिंग on the vehicle considered as a point या particle। चलो बात करते हैं फोर्सेस का। पहला तो वही है, अभी आपका यहाँ पे बाइक है तो उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट होगा, है कि नहीं? अभी वो तो बाउंड्री पे रहता है ना, मतलब सरफेस पे रहता है, बाउंड्री पे। तो ये एक बाउंड्री लिया हमने वॉल का, तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो पहला है वेट mg acting vertically downwards।
दूसरा फोर्स अभी देखिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए स्लिप ना हो तो ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स होगा एफएस। वो क्या कोशिश करेगा कि ये गाड़ी नीचे स्लिप ना हो, तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग अपवर्ड्स, वो वर्टिकली अपवर्ड्स या अपवर्ड्स, टू बैलेंस और टू प्रिवेंट, हम लोग लिखेंगे टू प्रिवेंट व्हीकल फ्रॉम स्लिपिंग, मतलब व्हीकल नीचे स्लिप ना हो जाए, उसके लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो रोकना कोशिश करेगा कि व्हीकल नीचे स्लिप ना हो जाए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सर्कुलर मोशन के लिए मैंने क्या बोला, हमको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है? यू है नॉर्मल रिएक्शन N towards the center. This is the required centripetal force. Yes. अब आप पूछेंगे सर नॉर्मल रिएक्शन कैसे हुआ? देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या करता है, कभी भी कोई सरफेस पे अगर कोई भी फोर्स अप्लाई होगा तो सरफेस ऑपोजिट फोर्स, उसी को नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। मतलब कि मैंने पेन रखा है मेरे हाथ पे, पेन का वेट नीचे पुल हो रहा है तो मेरा हाथ सरफेस उसको नॉर्मल रिएक्शन देगा। अभी बाइक जो है, जो बाइक गोल गोल घूम रही है, तो बाइक जो है उसका टायर सरफेस के ऊपर इस तरफ होगा, आप समझ रहे ना, उसको उस तरफ पुश करेगा वॉल को, तो वॉल ऑपोजिट हॉरिजॉन्टल, क्योंकि पुश जो होता है हॉरिजॉन्टल तो फोर्स वापस हॉरिजॉन्टल ही होगा, तो वही नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, बाइक या कार के टायर पे जो वॉल, जो दीवार है, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ना ऑपोजिट, वही नॉर्मल रिएक्शन है। और सिंस वो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है इसलिए बन गया सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम लिखेंगे बैलेंसिंग फोर्सेस। तो इसे बैलेंसिंग फोर्सेस क्या हो जाएगा, एक तो आप लिख सकते हैं भाई Fs is equal to mg, और दूसरा क्योंकि वर्टिकल तो मूव है, हॉरिजॉन्टल मूव है, और दूसरा क्या लिखेंगे m, नॉर्मल रिएक्शन इज mv²/r। ठीक, इतना तो कुछ है ही नहीं, फर्स्ट जैसा ये। अब यहाँ पे एक नया चीज क्या है, नाउ Fs जो हमारा फ्रिक्शन है इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू mu s into n. What is mu s? Mu s is coefficient of static friction. मतलब mu s into n से कम ही होगा या इक्वल टू, ज्यादा नहीं हो सकता है कि नहीं? Therefore Fs is less than equal to mu s into n. Now Fs is mg. Therefore mg is less than equal to mu s, and what is n? n is mv²/r। दोनों साइड का m और m कट गया। g लेस देन इक्वल टू mu s into v²/r। इसको v को वही रहने दो क्योंकि v चाहिए, r को ऊपर लाओ, mu s को नीचे लाओ। therefore rg upon mu s is less than equal to v²। तो उल्टा लिखो तो v² is greater than equal to rg upon mu s। तो v is greater than equal to root of rg upon mu s। मतलब v जो स्पीड, जिस स्पीड से वो बाइक चला रहा है वो इससे ज्यादा ही होना चाहिए, इससे कम नहीं। मतलब मिनिमम शुड बी इक्वल टू रूट ऑफ rg अपॉन mu s। ये कम से कम स्पीड होना चाहिए, इससे कम होगा तो नीचे गिर जाए। तो ये था आपका सेकंड डेरिवेशन, वेल ऑफ डेप्थ। ठीक है, चलते थर्ड। तो आपके सामने देखिए थर्ड डेरिवेशन लाया हूं मैं एक्चुअली लाइन से ही जा रहा हूं, मतलब रैंडम नहीं, लाइन से जा रहा हूं, पेज वाइज जा रहा हूं, तो आपके लिए पढ़ना भी आसान हो जाएगा। तीसरा एक्सप्रेशन, तीसरा डेरिवेशन एक व्हीकल है जो कि कर्व्ड रोड है लेकिन बैंक रोड है। बैंकिंग समझते हैं ना, बैंकिंग मतलब रोड को हॉरिजॉन्टली ऐसा उठा देते हैं, ग्राउंड से ऐसा उठा देते हैं बाय एन एंगल थीटा। तो जब उठा देंगे ना तो उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अब इसका फायदा क्या है कि गाड़ी अपनी जो हॉरिजॉन्टल, हमने फर्स्ट डेरिवेशन में हॉरिजॉन्टल में बैंकिंग नहीं होता है, उसमें सीधा हॉरिजॉन्टल रहता है, तो उसमें स्पीड ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने बैंकिंग कर दिया, उठा दिया ना, तो आप ज्यादा स्पीड से भी गाड़ी चला सकते हैं। वो फायदा होता है बैंकिंग ऑफ रोड का। उसमें टम्बलिंग मतलब जो
पलटी मारती है ना गाड़ी, उसका चांसेस कम हो जाता है, वही फायदा है। तो एक्चुअली मैं उस पर ज्यादा नहीं जाता क्योंकि मेन हमको सिर्फ डेरिवेशंस की बात करना है। तो ये आपका व्हीकल है, ब्लू मैंने ड्रॉ किया हुआ, ये आपका रोड है जो हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल उड़ चुका है। तो हम लोग पहले वही लिखेंगे, द फिगर शोस। अच्छा, इसमें दो तरीके से पूछा जा सकता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या है, ठीक है। फिगर शो, अच्छा एक और चीज क्लियर कर दूं, ये डायग्राम एग्जाम में देते नहीं है, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ता है। कुछ सीट में आएगा, ये आएगा बस लाइन, ये सब कुछ नहीं आता है, डायग्राम आपको खुद बनाने का एग्जाम में विद द फोर्सेस। द फिगर शोज वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ व्हीकल ऑफ मास m, है ना, मूविंग along a banked road, curved bank road, along a curved banked road of radius r and banged at angle theta with horizontal। ठीक है, ये लिखने का क्या है भाई, वर्टिकल सेक्शन है व्हीकल का जिसका मास m है, एक कर्व्ड बैंक रोड है, कर्व्ड है तो उसका रेडियस r होगा, बैंक्ड है तो एंगल थीटा से बैंकिंग, वो दो चीज बताने का, कर्व्ड है तो रेडियस होगा और बैंक्ड है तो थीटा होगा, दो चीज बता देने का। अब क्या हम बात करेंगे, हम फोर्सेस की बात करेंगे। फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल, और ब्रैकेट में क्या लिखने का, कंसीडर्ड एज अ पार्टिकल, ठीक। पहला फोर्स क्या है, mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब सरफेस पे वेट एक्ट कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन होगा n। अब ये एग्जैक्टली mg के ऑपोजिट नहीं होगा क्योंकि आपका जो सरफेस है वो इंक्लाइंड है, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, mg के एग्जैक्टली ऑपोजिट होना जरूरी नहीं है। अभी सरफेस इंक्लाइंड है तो वो वर्टिकली ऐसा जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन n vertically upwards, or you can say not vertically, normal reaction n perpendicular to the surface upwards, ऊपर की तरफ लेकिन perpendicular to the surface। अच्छा, इसमें एक assumption है, नोट लिख देने का एग्जाम में भी, नोट force of friction is neglected, क्योंकि वो भी एक फोर्स है जो एक्ट करता है, लेकिन इस डेरिवेशन में वो लोग ने निग्लेक्ट किया है, तो लिख देने का कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज निग्लेक्टेड, ठीक। अब देखिए, अब हमको चाहिए, अब हमारा वर्टिकल जो व्हीकल मूव नहीं कर रहा है तो उसको बैलेंस कौन करेगा, क्योंकि mg के ऑपोजिट कोई तो होना चाहिए ना बैलेंस करने के लिए, तो वो लिखते हैं फॉर बैलेंसिंग we resolve the forces। अब देखिए कैसे रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व द फोर्स, एक ही फोर्स कहते हैं, रिजॉल्व द फोर्स द रिएक्शन फोर्स, वही लिखो जो एक्चुअल फोर्स रिजॉल्व करे उसी को लिखते हैं रिएक्शन फोर्स। कैसे, देखिए अभी आपका n है, इसको हम लोग दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे, एक ऑपोजिट टू mg क्योंकि mg को तो बैलेंस किसी को तो करना पड़ेगा, और एक परपेंडिकुलर टू mg which will be along the surface। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब आप ये मत पूछिए कैसे, क्योंकि ये है, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ज्योमेट्री के हिसाब से होता है, टाइम जाएगा, तो आपको पहले से मालूम है तो अभी आपको समझ के रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा n है तो हो जाएगा n cos थीटा, और ये हो जाएगा n sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे therefore क्या लिखेंगे, therefore n cos theta balances mg and n sin theta is the required कौन सा फोर्स, centripetal force।
बिकॉज इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द, क्योंकि गोल घूमना है ना, है तो सर्कुलर, उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा, तो ये हमारा n sin थीटा। ठीक, चलिए लिखते हैं therefore n sin थीटा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल को mv²r, और जो n cos थीटा है वो बैलेंस करेगा वेट को mg को। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, therefore n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इज इक्वल टू mv²r, और नीचे ये mg, n और m कट, therefore m और m कट, tan थीटा इज इक्वल v² अपॉन rg, तो rg tan थीटा इज इक्वल टू v², सो v इज इक्वल रूट rg tan थीटा। अब इसके लिए वर्ड यूज किया है सेफ स्पीड, तो आप बोल सकते हैं ये सेफ स्पीड है। पता है क्यों सेफ बोलते हैं? क्योंकि इसमें हमने फ्रिक्शन अज्यूम ही नहीं किया है, मतलब रोड में फ्रिक्शन हो नहीं हो, आप इस स्पीड से जाएंगे ना, आपको कोई टेंशन नहीं होगा, सेफ स्पीड है। क्योंकि फ्रिक्शन नहीं भी होगा ना, देखो फ्रिक्शन होता है तो क्या होता है, थोड़ा और आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब वो रोड स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, तो भी आप इस स्पीड से एकदम आराम से चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है सेफ स्पीड। ठीक, ये तो एक हुआ। अभी देखो क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, शो दैट द एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग मतलब थीटा। मैं आपको सेकंड पार्ट अगर ऐसा पूछा तो क्या होगा, ये तो सब लिख लेगा। अब यहां से देखिए, सिंस tan theta is equal to v² by rg, therefore theta is equal to tan inverse v² by rg। अब आप बताइए इस थीटा में मास है क्या, m है क्या, व्हीकल का मास है क्या, फॉर्म नहीं है, क्या पूछा है वो, शो दैट एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ व्हीकल। एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा जो है उसके फॉर्मूला में मास है ही नहीं, मतलब उससे वो इंडिपेंडेंट। तो बस ये या ये कुछ भी आपको ये तो सब करना ही है, ये यहाँ से यहाँ पे आ जाने, बस दैट्स इट, जैसा पूछा है वैसा आंसर। ठीक है ना, तो ये हमारा थर्ड हुआ, चलते हैं फोर्थ पे। सो आपके लिए नेक्स्ट मैं डेरिवेशन लाया हूँ, डेरिवेशन नंबर 4। क्वेश्चन है डिराइव ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम। अब देखिए सब जो डेरिवेशन है ना, सब 3 मार्क 4 मार्क में आते हैं, तो ये अगर आपको डेरिवेशन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका मार्क्स बहुत क्वांटिटी में बढ़ सकता है कि नहीं। ठीक है, आप जानते हैं कोनिकल पेंडुलम ऐसा गोल गोल घूमता है, जैसे हम लोग के उसमें मेले वेले में होता है ना, ऐसा गोल गोल जो घूमता है, घोड़े बैठते हैं वो कोनिकल जैसा गोल गोल जो घूमता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। तो आपका कैसा रहता है, एक पेंडुलम रहता है, मतलब बॉब जैसा, नीचे बॉब रहता है, स्ट्रिंग रहता है, और वो ऐसा ऐसा हॉरिजॉन्टली घूमता है, ऐसा गोल गोल, मतलब स्ट्रिंग है और ऐसा गोल 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 घूम रहा है, इसी को हम बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। तो जो एंगल बनाता है ना वो वर्टिकल से, उसको हम लोग बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, तो ये आपका बॉब है, जैसा आपका नॉर्मल पेंडुलम का बॉब रहता है, वो ये बॉब है इधर, है ना, और ये गोल गोल घूम रहा है। तो हमको बोला है इसका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी, इसका फॉर्मूला डिराइव करो। ओके, तो पहला तो वही रहेगा, द गिवन फिगर, आपस में बताओ, फिगर हमको ड्रॉ करना है, एग्जाम में नहीं देते। द गिवन फिगर शोज वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम of bob of mass m, length of string L, length of string L, moving in horizontal circle of radius r and making semi vertical angle theta। ये सब मेंशन कर देने का, जो जो जरूरत है ना, r क्या है, l क्या है, थीटा क्या है, वो ये 2 लाइन में हो गया। अब हम बात किसी करते हैं फोर्सेस की। ठीक, चलिए बात करते हैं फोर्सेस की। फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉब, अब बॉब के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पॉइंट मास, इसको हम लोग पॉइंट मास अज्यूम कर रहे हैं, पॉइंट मास। तो एक तो भाई ये है डाउनवर्ड्स mg, नंबर 1 फोर्स है, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स,
भाई दूसरा कौन सा फोर्स है? दूसरा फोर्स है स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स? टेंशन, T0 टेंशन है ना। फोर्स ऑफ टेंशन T0 in the string या along the string होता है, in the string wrong इंग्लिश हो जाएगा, along the string acting toward the support, acting toward, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है जहां से इसको लटकाया गया है, तो acting toward the support। अब आप बोलेंगे सर टेंशन T0 क्यों लिखा? हम लोग जनरली सुने टेंशन T लेने का बराबर है, लेकिन ये टाइम पीरियड निकालने का, फिर टाइम पीरियड का आप सिंबल T देंगे तो इसको कैसे T दे सकते हैं, इसलिए T0 ले लिया। ठीक, आगे अब वेट mg को बैलेंस करने के लिए तो भाई वर्टिकल होना चाहिए ना, क्योंकि वर्टिकली मोशन तो है ही नहीं, तो mg को बैलेंस करने के लिए क्या रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए टू बैलेंस वेट mg we resolve टेंशन T0। चलो रिजॉल्व करें, कम ऑन लेट्स रिजॉल्व। एक तो आपका ऑपोजिट टू mg होगा जो बैलेंस है, थीटा है तो अल्टरनेट एंगल थीटा हो गया, तो ये T0 cos थीटा। तो ये वाला आपका वर्टिकल इधर हो गया भाई T0 sin थीटा, T0 sin थीटा मिल गया ना। क्या है T0 sin थीटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, therefore vertical component T0 cos theta balances weight mg, horizontal component T0 sin theta is the required centripetal force। क्योंकि और सर्कल हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल मोशन, सर्कुलर मोशन में तो सेंट्रीपिटल चाहिए, सो दिस इज माय सेंट्रीपिटल फोर्स, लेट्स राइट इट। therefore T0 sin theta is equal to mr ओमेगा स्क्वायर। मैंने इस बार mv स्क्वायर बाय r नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि ये एक पीरियोडिक मोशन है, तो जब हम पीरियोडिक मोशन की बात करेंगे, टाइम पीरियड की बात करेंगे, तो भाई m ओमेगा तो पिक्चर में आएगा ही, इसलिए यहाँ पे mv स्क्वायर बाय r नहीं, इधर mr ओमेगा स्क्वायर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। एंड वर्टिकल कौन बैलेंस कर रहा है? T0 cos थीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है, ओके लेट्स डिवाइड। T0 sin थीटा अपॉन T0 cos थीटा इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन mg। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। हमको ओमेगा स्क्वायर चाहिए क्योंकि टाइम पीरियड ओमेगा से मिलेगा, तो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। g sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अभी r ये जो है रेडियस है, क्या मैं उसको l के फॉर्म में लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। थीटा के ऑपोजिट जो साइड होता है वो sin थीटा होता है, तो r को आप लिख सकते हैं l sin थीटा। बट r इज इक्वल टू l sin थीटा। sin क्यों है? क्योंकि थीटा के ऑपोजिट साइड होता है ना, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज व्हाई। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट। Therefore omega square is equal to g sin theta upon r की जगह लिखेंगे l sin theta into cos theta। sin theta क्या? omega square is equal to g upon l cos theta। तो omega is equal to root of g upon l cos theta। This is omega। लेकिन हमको तो टाइम पीरियड चाहिए, आप जानते हैं टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, ये तो सब लोग जानते ही हैं। 2 पाई अपॉन रूट g अपॉन l cos थीटा, ये उल्टा हो जाएगा। देखो टाइम पीरियड इज इक्वल 2 पाई l cos थीटा ऊपर आ जाएगा, रूट ऑफ l cos थीटा अपॉन g। हो गया भाई डेरिवेशन, टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन हो गया है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द डेरिवेशंस। तो ये चौथा था, चलिए चलते पांचवें। ओके चलिए नेक्स्ट फिफ्थ डेरिवेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। तो आप जानते हो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जब बॉडी मूव करती है तो इसमें इन्होंने अलग अलग पोजीशन पे पूछा है, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, लोएस्ट पोजीशन, मिडवे पोजीशन, टॉप मोस्ट पोजीशन। क्या होगा ये? जैसे पॉइंट बी लोएस्ट पोजीशन है, पॉइंट ए टॉप मोस्ट पोजीशन, पॉइंट सी मिडिल पोजीशन है, उस पे लीनियर वेलोसिटी पूछा है जब बॉडी सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रही है।
अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस इन टेंशंस एट हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट का जो टेंशन का डिफरेंस होगा ना, वो कितना होगा वर्टिकल सर्कल में। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि फिगर क्या रिप्रेजेंट करता है। द फिगर शोज अ बॉब मास, पॉइंट मास, of mass and tied to a string, rotating या whirled along a vertical circle, so it performs vertical circular motion of radius r। ठीक है ना, रेडियस r पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। यू कैन से अंडर ग्रेविटी, ये भी मेंशन कर देने का, क्योंकि कभी कभी बोल सकते हैं कि अंडर ग्रेविटी वर्ड यूज कर सकते हैं, तो बोल दिया। ठीक है, अब हम लोग फोर्सेस की बात करेंगे। फोर्सेस, व्हाट आर द फोर्सेस? फोर्सेस एक्टिंग, पहला है मास या वेट बोलेंगे, सॉरी वेट mg डाउनवर्ड्स और कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट। दूसरा फोर्स है टेंशन along the string, टेंशन along the string towards the center, ये सेंटर, सपोज ये सेंटर O है, तो टेंशन हमेशा along the string towards center and changing, टेंशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, mg चेंज हो रहा है लेकिन टेंशन चेंज हो रहा है। ठीक, तो ये दो चीज है, दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। कोई पॉइंट पे आप देखेंगे एक फोर्स होगा 8 mg डाउनवर्ड, वो कांस्टेंट रहेगा, और टेंशन स्ट्रिंग के अलग होगा व्हिच विल बी कंटिन्यूअसली चेंजिंग। दो ही फोर्स एक्ट हो रहा है। अब चलिए हम लोग एक एक पोजीशन की बात करते हैं। पहले हम लोग लेते हैं टॉप पोजीशन। अभी इसको बहुत शॉर्ट में लिखने का है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। टॉप पोजीशन ए। अब टॉप पोजीशन ए पे ध्यान से देखिएगा, वेट mg नीचे की तरफ, अच्छा टेंशन टुवर्ड द सेंटर तो वो भी नीचे की तरफ, TA है ना। तो टॉप पोजीशन ए पे अभी हम लोगों ने लिख दिया, बार-बार डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाया, अब सीधा इक्वेशन लिखने का। तो क्या हो जाएगा पता है, देखिए उधर क्या हो जाएगा। अभी नाउ यू नो टेंशन T का काम कर रहा है। टेंशन T इज एक्टिंग एज योर सेंट्रीपिटल फोर्स, है कि नहीं। टेंशन T डाउनवर्ड्स है, mg भी डाउनवर्ड्स है, तो टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स होगा TA प्लस mg। तो यहां पे लिखेंगे TA प्लस mg इज इक्वल टू mva स्क्वायर बाय r। यहाँ पे a लिखना पड़ेगा क्योंकि स्पीड हर जगह पे चेंज होने वाली है। ठीक है, अभी टॉप पोजीशन में देखिए फॉर, अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, जस्ट टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन, मतलब जस्ट ऐसा ऊपर से जस्ट आ रहा है। तो जस्ट अगर आ रहा है तो उस समय टेंशन ऑलमोस्ट जीरो होगा। फॉर TA ऑलमोस्ट जीरो, जस्ट जीरो एग्जैक्ट जीरो, जस्ट जीरो होगा ना, तो ये इस पॉइंट को क्रॉस करके नीचे आ जाएगा। So for tension just equal to zero, तो यहाँ हो जाएगा 0 plus mg is equal to m। अब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा VA minimum, क्योंकि that is the minimum speed, VA minimum square upon r। mm का तो VA minimum is equal to root rg। पहला वाला फॉर्मूला डिराइव हो गया जो पूछा था ना टॉप मोस्ट पोजीशन पे। टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो मिनिमम स्पीड होना चाहिए वो रूट rg होगा। आगे बढ़ते हैं बॉटम पोजीशन। इसको उन्होंने क्या दिया, लोएस्ट पोजीशन। चलो वही लिखता हूं यूज, लोएस्ट पोजीशन कौन है, बी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए आपका जो वेट है ना mg वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। वेट mg विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ऊपर कौन एक्ट करेगा, टेंशन tv, है कि नहीं। टेंशन tv विल बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा TB माइनस mg इज इक्वल टू mvb स्क्वायर बाय r। ठीक है, तो यहाँ पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है। अब देखिए
अब हम लोग अच्छा इसको क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ सकते हैं कि यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू यूज द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो देखिए अभी हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब यूज करेंगे तो हाँ यहाँ पे लेट्स गो विद दिस यूजिंग, मान लीजिए लिख रहा हूँ यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैन आई से एनर्जी एट ए, एनर्जी एट ए लिखो कि बी लिखो, एनर्जी एट बी इज इक्वल टू एनर्जी एट ए, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितना एनर्जी ऊपर होगा उतना एनर्जी नीचे होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। नाउ काइनेटिक एनर्जी एट बी विल बी हाफ एम वी बी स्क्वायर। अब ये बॉटम है तो पोटेंशियल जीरो होगा, ऊपर काइनेटिक होगा हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस पोटेंशियल ऊपर कितना होगा, फॉर्मूला पोटेंशियल का mgh है तो mg तो हो जाएगा, h कितना होगा, अब ये r और ये r है तो हो जाएगा 2r, सो इट इज mg into 2r। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो और m को डिवाइड भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा vb स्क्वायर इज इक्वल टू va स्क्वायर प्लस 4gr या vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर इज इक्वल टू 4gr। इसको रखने का एज एन इक्वेशन ये काम आएगा, ठीक है ना। ये भी एक इक्वेशन है, एक्चुअली ये भी इक्वेशन है 1, लेट्स से दिस इज 2 एंड लेट्स से दिस इज 3, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग पता है v मिनिमम कितना हमने डिराइव किया √rg, बट v मिनिमम इज इक्वल टू √rg, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देयरफॉर vb मिनिमम स्क्वायर माइनस va स्क्वायर को हम लोग रूट हटा देंगे, rg इज इक्वल टू 4gr, तो वहां चला जाएगा, देयरफॉर vb मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू 5gr, therefore vb minimum is equal to root of 5gr। ये सेकंड पॉइंट डेरिवाइव हो गया हमारा, टॉप मोस्ट हमारा देखिए लोएस्ट पोजीशन हो गया, टॉप मोस्ट हो गया, दो हो गया। अभी हमको एक बाकी है मिड पोजीशन, देखिए थोड़ा जगह कम है, थोड़ा सा कंसीडर करिएगा अगर रफ वर्क को चलना पड़े तो, ठीक है ना। नाउ वी कम टू मिड पोजीशन दैट इज पॉइंट C। अब यहाँ पे देखिए क्या है ना, आपका वेट mg डाउनवर्ड्स है, mg, और टेंशन Tc टुवर्ड द सेंटर है, तो हम लोग यहाँ सीधा कंजर्वेशन यूज कर लेते हैं। लेट्स गो विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, ये लिखूंगा एनर्जी एट C इज इक्वल टू एनर्जी एट B। एनर्जी एट C मतलब काइनेटिक एनर्जी एट C प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट C इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B। काइनेटिक एनर्जी एट C इज हाफ m vc स्क्वायर। अभी पोटेंशियल क्या है, रेडियस हाइट जितना ऊपर है तो जाएगा mgr, क्योंकि हाइट r है उसका। पोटेंशियल एट काइनेटिक एट B हाफ m vb स्क्वायर, हाफ m vb स्क्वायर प्लस 0। अब देखिए जरा जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, कम पड़ रहा है जगह, शायद मुझे बाद में हटाना पड़े, ठीक है। अब वही जो यहाँ किया था मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय m, तो हो जाएगा vc स्क्वायर प्लस 2gr इज इक्वल टू vb स्क्वायर, ठीक है। अच्छा vb मिनिमम कितना हमारा, vb मिनिमम is equal to root 5gr, है कि नहीं, हमने निकाला है। लेट्स सब्स्टिट्यूट, therefore vc square plus 2gr is equal to 5gr, वहां आएगा तो माइनस हो जाएगा, vc square is equal to 3gr, तो vc minimum is equal to root of 3gr। ये भाई हो गया आपका तीसरा डेरिवेशन, तीसरा हो गया, तीसरा जगह पूरा ऑक्यूपाइड हो गया है, मैं रब तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, जगह नहीं है मेरे पास। तो मैंने आपको तीनों का जो डेरिवेशन करना है वो कर दिया। ए पे जस्ट 0 लेंगे तो आपको VA मिनिमम आएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी B और A का इक्वलाइज करेंगे तो A का सब्स्टिट्यूट करेंगे तो VB मिनिमम आएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी B और C के लिए यूज करेंगे तो आपको VC मिनिमम आएगा।
अब ये इसको कैसे करेंगे तो आई होप आप कंसीडर करेंगे। मैं रब कर देता हूँ थोड़ा, है कि नहीं? नहीं तो रब नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरे ख्याल से जगह तो और कहीं है नहीं। लेट मी रब इट, आई जस्ट ट्राई पॉसिबल। यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ, कोई सी जगह मैं ट्राई करता हूँ, होता है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आपका जो 2 और 1 है ना, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जरा समझ लीजिएगा। 2 माइनस 1 तो टीबी माइनस एमजी, और ये भी माइनस होगा तो टीबी माइनस टीबी, और दोनों एमजी माइनस होगा तो लाइक दिस, टीबी माइनस टीए माइनस माइनस एमजी माइनस 2mg इज इक्वल टू एम बी ए बी स्क्वायर बाय आर। और ये तो एम बाय आर कॉमन होगा, मैं नीचे लिख देता हूं, इज इक्वल टू एम बाय आर कॉमन होगा वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड। ये दोनों माइनस किया, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड माइनस किया, दोनों का राइट हैंड साइड माइनस करने मैंने m अपॉन r कॉमन निकाला तो vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर। तो देखिएगा tb माइनस ta माइनस 2mg इज इक्वल टू m बाय r, vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर का हमने निकाला हुआ, देखिए 4gr 4gr। अब इसमें से r कट जाएगा, tb माइनस ta माइनस 2mg इज इक्वल टू 4mg। ठीक, 2mg वहां चला जाएगा, tb माइनस ta इज इक्वल टू 6mg। हाँ, ये डेरिवेशन है। आई होप आप लोग को देख पा रहे हैं, और मेरे ख्याल से तो हो जाएगा। तो ये थोड़े मैं शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, 2-3 और लाइन लिखना पड़ेगा लिखने के लिए, लेकिन यही पार्ट है। क्या है आपका जो सेकंड इक्वेशन है लोएस्ट का और ये टॉप मोस्ट का, उसको सब्ट्रैक्ट करने का, लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करने का, राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करने का। राइट हैंड साइड में आपको vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर आप यहां से उठाएंगे, आपके पास है vb 4gr, आप यहां 4gr करेंगे तो r कट जाएगा तो 4mg, और माइनस 2mg वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा 6mg। ये क्या बताता है कि b पे और a पे जो टेंशन है ना, उसका जो डिफरेंस होगा ना, डिफरेंस उसका वैल्यू है 6mg। तो मेरे ख्याल से कि हम लोग का ये काफी लेंथी हो गया है, ये शायद मेरे ख्याल से लेंथी हो गया, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है। तो हम लोग ये कोशिश मैं करूंगा कि इसको आगे का जो पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में लाता हूं, है कि नहीं? तो आज का मैं वीडियो कंप्लीट करता हूं, काफी लेंथी हो गया, 5 डेरिवेशंस हुआ है मैं जानता हूं। अभी नेक्स्ट जो पार्ट है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, तो हम लोग वो पार्ट अभी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो डेरिवेशंस हैं उसको कंटिन्यू करूंगा, मगर नेक्स्ट वीडियो में। तो बताइएगा कैसा लगा आज का मेरा वीडियो, और वैसे ही वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए डेरिवेशंस के वीडियो लाने के लिए, देखते रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी हेल्पफुल रहेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।